समाजवादी का दौर था, समाजवादी के दौर में नौकरियां मुसलमानों को कितनी मिली, कितने परसेंटेज है आप देखिए। अगर 25,000 की वैकेंसीज निकली तो 25,000 में 24,000 जो हैं वो यादवों के पास पहुंची, दूसरे और लोगों के पास पहुंच में नहीं आता कि किस तरीके से लोग इल्ज़ाम लगा देते हैं। आप ये बताइए, हमारी पार्टी में त्यागी लोग नहीं हैं, हिंदू लोग नहीं हैं, हमारी पार्टी में हर बिरादरी के लोग हैं, हर समाज के लोग हैं, इसमें दलित भी हैं, इसमें ठाकुर और पंडित और जाट, हर तरह के लोग हमारी पार्टी में मौजूद हैं। लोग भी मौजूद हैं। मुझे तो हैरत हो रही है कि आपके यहाँ के विधायक जो हैं उन्होंने ऐसा काम किया कि वहाँ से लिख कर भेज दिया कि यहाँ पे केंद्रीय विद्यालय की ज़रूरत नहीं है। वो केंद्रीय विद्यालय HRD मिनिस्ट्री ने रिजेक्ट कर दिया। नमस्कार, आदाब। फैज़ान फारूकी नाम है मेरा और द पब्लिक व्यू देख रहे हैं आप। और इस वक्त संभल में मैं मौजूद हूं और आपको पता होगा कि उत्तर प्रदेश चुनाव की जो है हलचलें तेज़ दिन ब दिन होती जा रही हैं और सारे प्रत्याशी अपना अपना जोर लगा रहे हैं जनता को लुभाने के लिए, ताकि जनता उनको वोट दे और जिताए, विधायक बनाए। आज मेरे साथ मौजूद हैं मुशीर तरीन साहब, जो हैं ये भावी प्रत्याशी हैं AIMIM के, और हम इनसे बात करेंगे कि क्या इनके मुद्दे हैं और आने वाले वक्त में ये किस तरह से जनता की सेवा करने चाहेंगे, किन चीज़ों पर इनका जो है फोकस ज़्यादा होगा, और थोड़ी तीखी बहस भी करेंगे इनसे। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। शुक्रिया। तो सबसे पहला सवाल मेरा यही रहेगा आपसे कि अगर आप बन जाते हैं, MLA बन जाते हैं अब संभल के, तो सबसे ज़्यादा किन कामों पर जो है आपका फोकस रहेगा? देखिए, हमारे लोकल इश्यूज़ हैं। सबसे पहला इशू तो हमारा है ज़िला मुख्यालय का है, ज़िला हेडक्वार्टर जी, जो यहाँ से जो है लगभग 25 से 30 किलोमीटर दूर पहुँचा दिया गया। अच्छा। वो मेन हमारा काम है, उसके ऊपर रिट दायर है और उसमें जो है हमने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी डाल रखा है, जो सरकार ने जो ख़िलाफ़ काम किया था और जो ख़िलाफ़ काम करने की कोशिश कर रही है, तो उसके ख़िलाफ़ हम लोगों की रिट दायर है। और हम कोशिश ये कर रहे हैं कि जो पुराना नोटिफिकेशन है, पवासा में जो नोटिफिकेशन पहला नोटिफिकेशन हुआ था, उसी के अधीन हम लोग चाहते हैं कि ठीक है, जो पवासे में हुआ था उसी पे काम किया जाए। और जो प्रशासन ज़बरदस्ती बैजोई में ज़मीनें ख़रीदने की कोशिश कर रहा था, तो उस बारे में हमने जो है हमारी DM साहब से बात हुई और वो उन्होंने आश्वासन दिया हमें कि हम कोई भी काम ज़बरदस्ती नहीं करेंगे, और अगर ज़बरदस्ती उन्होंने करने की कोशिश की तो हमारा कंटेम्प्ट है पड़ा हुआ, वो फिर हम देखेंगे, अदालती तरीके से देखेंगे। तो हमारा मेन इशू ये है। और उसके बाद में फिर दूसरा इशू है हमारा एजुकेशन का। अच्छा। हम चाहते हैं कि हमारे संभल का एक एक बच्चा, एक एक गरीब का बच्चा जो है वो क्वालिफ़ाइड हो, और क्वालिफ़ाइड जब ही होगा जबकि उसे सरकारी स्कूल मिलेंगे, सरकारी यूनिवर्सिटी मिलेगी, सरकारी मदद उनको मिलेगी, तभी वो एजुकेटेड बन सकते हैं, वरना प्राइवेट स्कूलों में गरीब आदमी का बच्चा नहीं पढ़ सकता। हाँ, क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ आपका खुद का भी पर्सनल प्राइवेट स्कूल है, तो उसमें भी जिस तरह की फ़ीस है नहीं पढ़ पाएगा बच्चा। और जो थोड़े बहुत मैं समझता हूँ संभल में चुटकी भर जो भी सरकारी स्कूल है उनमें पढ़ाई का वो लेवल नहीं है। तो ये क्या वजह रही अब तक के, मतलब संभल में एक भी केंद्र विद्यालय तक नहीं है कोई ऐसा? क्योंकि केंद्र विद्यालय जो समझता हूँ एक बहुत बड़ा स्कूल होता है, 10,000 से ज़्यादा बच्चे उसमें पढ़ सकते हैं। संभल में केंद्र विद्यालय का इंतज़ाम क्यों नहीं हुआ अब तक? किसको जिम्मेदार मानते हैं आप इसमें? देखिए, केंद्रीय विद्यालय तो अब से 15 साल पहले आ चुका था। अच्छा। और उसमें 15 साल नहीं, लगभग ये फातिमी साहब उसमें उस टाइम पे मिनिस्टर थे, एजुकेशन मिनिस्टर थे, और अर्जुन सिंह जी। तो उस टाइम पर नदीम भाई ने केंद्रीय विद्यालय पास करवा दिया था। उसमें ज़मीन भी हम लोगों ने जो है 48 बीघे ज़मीन इनके ये सरकार के नाम कर दी थी। और उसमें जो है वो केंद्रीय विद्यालय की मंजूरी होने के बाद में वहाँ उसमें एक ऑप्शन होता है कि एक लेटर वहाँ से आएगा और उसमें ये लिखा हुआ होता है क्या आपके यहाँ पर गरीब लोग हैं और क्या आपके यहाँ केंद्रीय विद्यालय की ज़रूरत है। तो उसके लिए मुकामी MLA के पास लेटर आता है, मुकामी MLA उसके ऊपर लिख के भेजते हैं कि हाँ, हमारा एरिया जो है गरीब लोगों का एरिया है और इसमें जो है हमारे यहाँ पर
केंद्रीय विद्यालय की ज़रूरत है। इस बारे में नदीम भाई आके विधायक जी से बात करके गए, जो उस टाइम पे जो विधायक थे उनसे कहा, और उसके बाद जो है उन्होंने कह दिया कि अच्छा ठीक है, मैं जो हूँ लिख कर भेज दूँगा। और उन्हें ये भी बता दिया कि इसके लिए ज़मीन हम लोगों ने दे दी है। बोले अच्छा ठीक है, मैं लिख के भेज दूँगा। 2 महीने के बाद मालूम यह हुआ कि फातिम भाई ने शिकायत की। उन्होंने कहा कि भाई पता नहीं क्या बात है, ऐसे ऐसे लोग भी मौजूद हैं। मुझे तो हैरत हो रही है कि आपके यहाँ के विधायक जो हैं उन्होंने ऐसा काम किया कि वहाँ से लिख कर भेज दिया कि यहाँ पे केंद्रीय विद्यालय की ज़रूरत नहीं है। वो केंद्रीय विद्यालय HRD मिनिस्ट्री ने रिजेक्ट कर दिया। और ज़मीन फिर हमने मजबूरन वो ज़मीन जो है उसमें मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी को दे दी गई। तो अब ये एक हमारी कितनी बड़ी बदकिस्मती है कि ऐसा स्कूल जिसमें 15 से 20 हज़ार बच्चे 20 रुपए की फ़ीस में, 20 रुपए की रजिस्ट्रेशन फ़ीस पहली एक बार में होती है, उसके बाद कोई फ़ीस नहीं जाती, उसमें ड्रेस भी फ्री होगा, उसमें किताबें भी फ्री होंगी, वो केंद्रीय विद्यालय हमारे संबल ने खो दिया। इसका दुख हमेशा हमेशा रहेगा और जनता कभी इस गलती को, उनकी, हमारे विधायक की गलती को कभी माफ़ नहीं कर पाएगी। अच्छा, तो आप इसमें विधायक साहब पर जो है बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगा रहे हैं? नहीं, इल्ज़ाम नहीं है, तो क्लियर बात है, सब जानते हैं, सबको मालूम है। नदीम भाई खुद इसके गवाह हैं। नदीम भाई उनके घर पे गए, उनसे जाके कहा, उनसे फिर जाके दोबारा से उनसे पूछा कि आपने ये काम क्यों किया, आपने मना क्यों किया, आपने लिख के ये क्यों भेज दिया कि यहाँ केंद्रीय विद्यालय की ज़रूरत नहीं है। तो इसके ऊपर उन्होंने जवाब ये दिया कि नदीम मियाँ, मैं ये नहीं चाहता था, आपके ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन डालना नहीं चाहता था। आप लोगों ने रामपुर यूनिवर्सिटी को इतना दिया, आपने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी को इतना दिया, आपने ये राजकीय विद्यालय को जो है इतनी ज़मीन दी, और आपने फ़लाँ को इतना, मतलब वो उन्होंने गिनती गिना दी। और ये कहा कि मेरा मुँह नहीं पड़ा आपसे कि मैं आपसे कहता कि इसके लिए भी ज़मीन दे दो। तो उन्होंने कहा कि भाई आप मुझसे कह कब रहे थे ज़मीन के लिए, मैं तो ज़मीन नाम कर चुका था, तो आपने ऐसा क्यों कर दिया। तो कहने लगे, बोले कि नहीं, मैं यही समझा कि मुझे जो है आपसे ज़मीन को कहना पड़ेगा। तो वो सब उनकी ड्रामेबाजी थी। वो असल में ये लोग जो हैं संभल के नेता, इन्होंने हमेशा ये चाहा कि संभल की पब्लिक को अंधकार में डुबो दिया जाए, इनको जो है एजुकेशन से महरूम रखा जाए। अगर ये एजुकेशन इन्हें दिला दी तो ये हमसे सवाल करेंगे, ये समझदार हो जाएंगे, ये नारे लगाने के काबिल नहीं रहेंगे, हमारे नारे कौन लगाएगा। तो इन्होंने हमेशा ये कोशिश की कि हम पब्लिक को जो है किसी भी सूरत में अंधेरे में रखें और इन्हें जो है एजुकेटेड ना बनाएं। अच्छा, ठीक है, मैं फिर सवाल पर आता हूँ, क्योंकि जिस पार्टी से आप आते हैं उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब, उन पर एक इल्ज़ाम हमेशा साथ चलता है, वो वैसे साथ चलेंगे तो इल्ज़ाम चलेंगे। मेरे साथ उसमें चैनल पर भी बहुत सारी वीडियो जिसमें कहा जा रहा है साफ तौर पर कि असदुद्दीन ओवैसी जो हैं बीजेपी की बी टीम है, बीजेपी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए उत्तर प्रदेश में आए हैं वो। और दूसरी चीज़ ये, जो काम आरएसएस करती है वो काम ओवैसी करते हैं, एक कम्युनल इंसान है, वोटों का ध्रुवीकरण करने आते हैं। तो इस चीज़ को आप कितना मानते हैं, इस बात को किस तरह से इस चीज़ को डिफेंड करेंगे, क्योंकि छवि सुधारने के लिए क्या काम करेंगे? मेरी समझ में नहीं आता कि किस तरीके से लोग इल्ज़ाम लगा देते हैं। आप ये बताइए, हमारी पार्टी में त्यागी लोग नहीं हैं, हिंदू लोग नहीं हैं, हमारी पार्टी में हर बिरादरी के लोग हैं, हर समाज के लोग हैं, इसमें दलित भी हैं, इसमें ठाकुर और पंडित और जाट, हर तरह के लोग हमारी पार्टी में मौजूद हैं। फिर कैसे इस बात का इल्ज़ाम लगा देते हैं। और दूसरे एक बात यह है कि उन्होंने कभी वो किसी एक कम्युनिटी के बारे में बात नहीं करते, हमेशा सबके साथ, सबको साथ लेके चलने की बात करते हैं। हर कमज़ोर, हर कुचले हुए, हर गरीब समाज के लोगों की इशू उठाने की बात करते हैं, तालीम की बात करते हैं। तो इसमें क्या बुराई है, इसमें कौन सा इशू गलत है, आप बताइए। अच्छा, फिर एक चीज़ ये चलती है कि मुलायम सिंह यादव पर भी बहुत सारे इल्ज़ाम लगाते हैं, MIM के लोग अखिलेश यादव पर बहुत सारे इल्ज़ाम लगाते हैं। तो एक ज़माना था, आपको भी याद होगा, कि मुलायम सिंह यादव जी को मुल्ला मुलायम कहा जाता था, कि वो मुलायम सिंह जो है मुसलमानों के सबसे ज़्यादा हितैषी हैं। तो जब एक ऑलरेडी सेकुलर पार्टी एक हितैषी पार्टी है, तो वैसे साहब को भी क्यों इंटरफेयर करना बनता है फिर? नहीं, देखिए, सेकुलर पार्टियाँ जो भी रही हैं उन्होंने कभी जो है हमेशा वो दिखावे की रहीं। उन्होंने कागज़ी तौर पे जो है वो काम किया और कागज़ी तौर से वो रहीं, लेकिन अमल जो है वो कुछ नहीं हुआ। आप बताइए, जो समाजवादी का दौर था, समाजवादी के दौर में नौकरियां मुसलमानों को कितनी मिली?
कितने परसेंटेज है आप देखिए। अगर 25,000 की वैकेंसीज निकली तो 25,000 में 24,000 जो हैं वो यादवों के पास पहुंची, दूसरे और लोगों के पास पहुंची। 1,000 बची, 1,000 में से मुसलमान भी थे, दलित भी थे, सब उसके अंदर आ गए। तो इस तरीके का काम हुआ, दिखाने का जो था वो हिसाब किताब रहा, और मतलब ग्राउंड लेवल पे कुछ नहीं हो पाया। अच्छा, मतलब आपका कहने का मतलब है कि डबल स्टैंडर्ड बिल्कुल डबल गेम खेला गया। और आप देखिए कि किसी भी विभाग में उठाकर देख लीजिए आप, क्या आपको कोई मुसलमान दिखता है? इन 25 साल में, इन 30 साल में कितने लोगों को आप RTI डाल के देखिए, आप क्या सारा खुल के आ जाएगा। आप देखिए क्या मिला किसी को, कुछ भी नहीं, सिर्फ दिखावा हुआ। सिर्फ मंच के ऊपर जो तकरीरें होती हैं, मंच पे जो बयान होते हैं, उनकी हद तक रहा, अंदरूनी फ़ायदा किसी को नहीं मिला। अच्छा, एक आखिरी सवाल ये है कि अगर आपको टिकट होता है तो आपको जीत के चांसेस कितने लगते हैं? क्या रेटिंग देंगे आप खुद को क्या रेटिंग? देखिए, मेरी जो रेटिंग है वो मैं ये समझता हूँ कि आउट ऑफ 10 इस टाइम पे संभल में एक बहुत बड़ा जो है एक सैलाब सा आया हुआ है, और लोग जो है बदलाव चाहते हैं, लोग साफ छवि का जो है कैंडिडेट चाहते हैं। लोग इन लोगों से बेपनाह तंग आ चुके हैं। इनके जो धोखेधड़ियाँ हैं, इनके जो लोगों के साथ में रवैये हैं, वो सब लोगों के सामने हैं, लोग पहचान चुके हैं। और इन्होंने किस तरीके से लोगों के साथ में कपट की है, कि लोगों के साथ में विश्वासघात किया है, हर आदमी जो है वो जान गया है। अब किसी भी सूरत में लोग इनसे पीछा छुड़ाना चाहते हैं, और वो लोग मेरे पास आते हैं और आके मुझे ख़ुद अपने घर पे बुला के प्रोग्राम दे रहे हैं, और एक जन सैलाब की तरह मुझसे लोग लग रहे हैं। लेकिन आप देखिए अब ये क्या कर रहे हैं, नए फार्मूले जो है वो अपना कर ला रहे हैं। लोगों को धमकाना शुरू कर दिया इन्होंने, लोगों को इस हद तक धमका रहे हैं कि उनसे कह रहे हैं कि हमने आपके नाम जो है वो लिस्ट के अंदर लिख लिया है। जब हमारी हुकूमत अगर बन गई तो हम जो है तुम्हें देखेंगे। तो इस तरीके से धमका रहे हैं, लोगों को के ऊपर केस लगाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस तरीके से लोगों को जब ये देख रहे हैं कि हमारे सर से ये चली गई भीड़, और जो संभल की आवाम तंग आके और दूसरे लोगों को अपना रही है, दूसरे लोगों के साथ जा रही है, तो इसके बाद इन्होंने फिर ये काम शुरू कर दिया। अब ये तरह तरह के ओछे हथकंडे इस्तेमाल करने शुरू इन्होंने कर दिए। मैं समझता हूँ जहाँ तक रेटिंग का सवाल है, तो इंशाल्लाह मेरी रेटिंग जो है इस वक्त संभल में 10 नंबर लिए हुए है। मेरा मुकाबला इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा किसी से नहीं होगा। मैं भारी बहुमत से, बहुत अच्छे वोटों से इंशाल्लाह मेरी जीत होगी, ये मुझे उम्मीद है। तो ये हमारे साथ मौजूद थे मुशीर तरीन साहब, और इन्होंने जो है संभल के जो विधायक है नवाब इकबाल महमूद साहब, उन पर बहुत सारे आरोप लगाए, ज़ोरदार हमला बोला, और साथ में ही अपनी जीत को 100% पक्का बताया, और ओवैसी साहब को भी डिफेंड किया। आने वाले वक्त में ये पता चलेगा कि इनके जो आंकड़े हैं वो कितने सही बैठते हैं, और इनके आरोप सही हैं या गलत, आगे पता चलेगा। तब द पब्लिक व्यू देखते रहिए। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। जय हिंद, जय भारत।